नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। कोई स्वीकारे या ना स्वीकारे, लेकिन किसी कद्दावर नेता के पार्टी में आने या जाने से फर्क जरूर पड़ता है। दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद से लेकर अब तक पार्टी में लगातार उनका कद बढ़ता रहा है। हो रहे फैसलों पर उनकी छाप साफ दिखी है, जिसने भाजपा के कुछ दिग्गजों को हाशिए पर डाले जाने की चिंता में डाल दिया है। नतीजा यह कि पार्टी में असंतोष और बगावत के स्वर प्रतिदिन मुखर हो रहे हैं। पार्टी नेताओं के ट्वीट से सवाल उठने लगा कि आखिर सिंधिया का पार्टी में आना वरदान है या बोझ है। और भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे घुटनों पर टिक रही है सिंधिया जी के सामने। अगर ये सब बातें होती है तो बीजेपी की स्थिति जो खराब थी और बदतर होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष बालेंदु शुक्ल के इस बयान को आप पार्टी का सियासी दांव कह सकते हैं, लेकिन बीते 4 महीने की राजनीतिक उठापटक को देखें तो इसे सवाल मानकर जवाब तलाशना भी जरूरी है। क्योंकि 16 साल तक सिंधिया जिस पार्टी में रहे, उसे छोड़कर बीजेपी में आना और फिर धीरे धीरे हर वो ताकत जुटा लेना जो वो चाहते थे। सिलसिलेवार तरीके से देखें तो सिंधिया ने अप्रैल में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होकर कांग्रेस की सरकार गिराई। इसके बाद जो मिनी मंत्रिमंडल बना, उसमें भी अपने 2 समर्थकों को मौका दिलवाया। जब राज्यसभा चुनाव हुए तो खुद पहली प्राथमिकता लेकर राज्यसभा सांसद बने। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो 42% हिस्सेदारी हासिल की। जब विभाग वितरण हुए तो न सिर्फ अपने समर्थकों को पुराने विभाग दिलवाए, बल्कि प्रमुख विभागों में राज्य मंत्री की कुर्सी भी कब्जाई। तो ये सब पिछले 5 महीनों का हाल है, जब हर मौके पर सिंधिया और उनके समर्थक बीजेपी पर भारी पड़े। इन घटनाओं का हवाला देकर कांग्रेस सिंधिया को अब बीजेपी का हाईकमान तक कहने लगी। गोपाल भार्गव जी ने कहा मलाईधार विभाग क्या होते हैं। अब ये शिवराज सिंह जी से जाके पूछे, मतलब लूट के हिस्से में बंटवारा कैसे हो, इसका मंत्रिमंडल है। बीजेपी में सिंधिया के बढ़ते कद को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार और विभाग वितरण के लिए सीएम शिवराज को दिल्ली जाना पड़ा। और ये शायद सिंधिया का दबाव ही था कि 72 दिन तक मंत्रिमंडल का विस्तार टलता रहा, और जब बना तो उसमें सिंधिया गुट की हिस्सेदारी ज्यादा थी। बीजेपी को अपने कई कद्दावर नेताओं को बाहर बैठाना पड़ा। विभाग वितरण भी 9 दिन बाद हुआ तो सिंधिया ताकतवर होकर उभरे। जाहिर है बीजेपी के पुराने नेताओं को सिंधिया गुट को मिल रही ये तवज्जो पसंद नहीं आ रही। कैलाश विजयवर्गीय, अजय बिश्नोई, जयभान सिंह पवैया और पारुल साहू ने अपना दर्द बयां ही नहीं किया, बल्कि अब 8 बार के विधायक और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने भी अपनी बात को ट्वीट के जरिए सबके सामने रखा। नए विस्तारित मंत्रिमंडल के सदस्यों को विभाग वितरण पश्चात 2 दिन से हर अखबार और चैनल पर देख रहा हूं कि भाजपा के कोटे से इतने मंत्री, सिंधिया के कोटे से उतने मंत्री, इतनों को मालदार विभाग। ये मालदार शब्द पहली बार इस नए दौर की राजनीति में प्रविष्ट हुआ है। गोपाल भार्गव मालदार शब्द के साथ लिखते हैं कि ये शब्द पहली बार राजनीति में आया। सवाल ये, क्या गोपाल भार्गव का इशारा सिंधिया की तरफ है? क्योंकि प्रदेश में नई राजनीति तो सिंधिया के आने के बाद ही शुरू हुई। क्या भार्गव सिंधिया समर्थकों को मिले विभागों को मालदार बता रहे हैं? मालदार से क्या उनका इशारा ज्यादा भ्रष्टाचार वाले विभागों से है? बीजेपी नेता भले ही इनकार करें, लेकिन भार्गव का ये बयान बीजेपी के अंदर चल रही उठापटक को उजागर करता है। कांग्रेस को ही पता है, वो कांग्रेस जानती है, बहुत अच्छे से जानती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो हर विभाग के माध्यम से सेवा सुशासन ही है, और यही सिद्ध करने का काम है। जीतू पटवारी जी को पता होगा कि कहां से कैसी मलाई आती। सितंबर के पहले सप्ताह तक 24 सीटों पर नए विधायक चुने जाने, और अब इसमें 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। जाहिर है ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती चुनाव प्रचार को तेज करने से ज्यादा अपनों को संभालने की है। ग्वालियर में नासिर गौरी के साथ नवीन सिंह और सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो 2 बड़ी बातें, एक तो ये मालदार शब्द को लेकर कटाक्ष आखिरकार किसका है? गोपाल
भार्गव जी ने जो अपना ट्वीट किया उसमें मालदार शब्द और इसकी नई सियासत की तरफ इशारा है। ये नई सियासत क्या नए खेमे की एंट्री को लेकर के है? दूसरी बात ये कि कांग्रेस की तरफ से एक वरिष्ठ नेता की टिप्पणी कि दरअसल ये कुछ दिनों में स्पष्ट होगा कि जो नए नेता शामिल हुए हैं वो वरदान है या बोझ हैं। क्या इस बारे में बीजेपी के अंदर भी बातें चल रही हैं? इस विषय पर चर्चा करेंगे। एक बड़ा जिम्मेदार पैनल जुड़ा है। कुणाल चौधरी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और मुखर नेता हैं। रजनीश अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार स्पष्ट वक्ता। बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका भी। और गिरजा शंकर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और ऐसे वरिष्ठ जन हैं जो हमेशा विश्लेषण को सरल शब्दों में जनता तक, आम लोगों तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले कुणाल जी, चूंकि ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सिंधिया जी बोझ हैं या वरदान हैं, ये कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। बीजेपी की प्रतिक्रिया आपने सुन ली होगी कि इसकी चिंता आप ना करें, इसकी चिंता बीजेपी के भीतर हो जाएगी। और एक मालदार शब्द को लेकर भार्गव साहब का ट्वीट है, दोनों पर आपकी राय चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं मालदार शब्द जो गोपाल भार्गव जी सदन के सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में से एक है और उनका जितना बड़ा राजनीतिक अनुभव इस संसदीय प्रणाली का है और इस मध्य प्रदेश के अंदर एक अनुभव है। उन्होंने कुछ बात कही है, उन्होंने कई सरकारें देखी है, कई विपक्ष देखे और एक लंबा लगभग 40 साल का एक लंबा कैरियर देखा। उसके बाद उन्होंने जिस व्यक्तित्व का मतलब एक मुंह से बोली बात अलग होती है, उन्होंने एक लिखित रूप में जो बात कही तो एक गंभीर बात उन्होंने कही, उस बात को सोचना भी पड़ेगा। और मैं इस बात को थोड़ी सरलता से स्पष्ट कर दूं कि एक तरफ महाराज जिसे कहा करते थे कि ये एक माफिया है, खनन माफिया, रेत और इसके माफिया के रूप में, डंफर माफिया के रूप में बार बार सिंधिया जी के जो शब्द है वो आप सुन लीजिए। और दूसरी तरफ ये जो अपने पूर्व सांसद थे वहां पे ग्वालियर के, वो एक व्यक्ति को भूमाफिया कहा करते थे कि ग्वालियर चंबल के सबसे बड़े भूमाफिया है। तो जब भूमाफिया और खनन माफिया मिलके करेंगे तो ये मलाईदार उसका बंटवारा करने की कोशिश करेंगे। लगातार मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि 100 दिन बाद मंत्रिमंडल बनता है, उसके बाद 10-12 दिन तक मंत्रिमंडलों को कहीं ना कहीं उनके विभाग नहीं मिल पाते और सिर्फ इस लूट की राजनीति पे मध्य प्रदेश का क्या कोरोना के ऊपर प्रहार हो रहा है, क्या मध्य प्रदेश पे बेरोजगारी की स्थिति हो रही है, क्या आज आपने गुना के अंदर देखा होगा जो किसानों के लिए सड़कों पे उतरना क्या कहते थे, उस किसान को किस निर्दयता से माफियाओं के द्वारा मारने की कोशिश करी जा रही है। सिंगरौली की घटना कह दे, ये कह दे तो लगातार मध्य प्रदेश में जो माफिया है जिसने पीछे से पैसा लगाया था इस धन बल को सरकार को गिराने के लिए, वो वसूली तो आपके मुताबिक ये जो नई तरह की राजनीति जिसकी एंट्री गोपाल भार्गव साहब आप बता रहे हैं कि सीरियस चिंता कर रहे हैं, तो ये नई तरह की राजनीति कहां से शुरू हुई है, कौन कर रहा है, किसने शब्द दिया है? यही बात देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से बिगर पैर की खरीदे हुए जनादेश की सरकार बनाई है, जनता ने जनादेश दिया नहीं, उसके बाद जिस प्रकार से बिगर पैर की ये सरकार बनाई है, तो ये सिर्फ माफिया के पैसों के दम पे बनी है। जो माफिया के खिलाफ कार्रवाई कमलनाथ जी ने करी थी, आज उन माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। एक तरफ कमलनाथ जी जमीन माफियाओं से छुड़ाते थे, ये किसानों से छुड़ा के माफियाओं को जो देने का काम कर रहे हैं। उत्तर लेता हूं मैं आपकी बात का रजनीश अग्रवाल साहब। क्या पता कितने माफिया इससे कितनी जमीनों पे कब्जा करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है 3 महीने बाद फिर कमलनाथ जी आ जाएगा। सीधा प्रश्न ये है कि गोपाल भार्गव साहब की चिंता है कि मलाईदार शब्द, वो भी मंत्रिमंडल और मंत्रियों और उनके विभागों के लिए इस्तेमाल होना, ये नई तरह की राजनीति वो पाते हैं। तो नया क्या हुआ ये प्रदेश की राजनीति में सबको पता है, क्या मायने बीजेपी ने निकाले इसके? देखिए, मुझे लगता है कि नया जो हुआ वो भी सबको पता है और पिछले 3-4 महीनों से कांग्रेस जिस प्रकार से मलाईदार, मालदार तमाम प्रकार से विवरण दे रही है, और ये तो सबसे अच्छा मामला है पुनीत जी कि सोशल मीडिया के जो इनके नेताओं के अकाउंट्स उनमें मौजूद रहता है। तो हम और आप दोनों इस मामले से नकार नहीं सकते, झुटला नहीं सकते, क्योंकि ये मौजूद तथ्य है। इन्होंने विभागों का बंटवारा किया हुआ है। जब विभाग बंटवारा नहीं हुए थे कि मालदार हैं ये कमतर हैं, ये मलाईदार हैं ये कमतर हैं, इन्होंने बंटवारा किया हुआ कांग्रेस के नेताओं ने। और इवन दिग्विजय सिंह जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री, इनके बाकी तमाम पदाधिकारी, प्रवक्ता, पूर्व मंत्री तमाम ट्विटर पर मौजूद हैं, इनके सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट्स पर, प्रोफाइल्स पर मौजूद। तो इनके नेता जानते हैं मलाईदार कहां है, मालदार कहां है, ये बहुत अच्छे से बखूबी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रही है। 15 सालों में इस प्रकार की विवेचना जो गोपाल भार्गव जी कभी नहीं हुई। 15 साल, 1.5 दशक और 15 महीनों में जिस प्रकार का कोहराम मचा मंत्रिमंडल को लेकर वो भी सबको पता है।
मंत्रियों के आरोप खुलकर पता है कि अवैध उत्खनन का पैसा ऊपर तक जाता है, ऊपर तक कितने तक जाता है, ये कमलनाथ जी तक जाता है कि सोनिया जी तक जाता है, वो अभी तक नहीं आ पाया सामने, ना ही उसकी कोई बात में क्लियरिफिकेशन हुआ। उमंग सिंगार जी के आरोप जस के तस हैं दिग्विजय सिंह जी पर, अवैध उत्खनन, अवैध शराब के, तमाम प्रकार के अवैध धंधों के, सरकार चलाने के, अवैध तौर पर पर्दे के पीछे से ट्रांसफर पोस्टिंग के, ये खुलकर आरोप है। आज दिन तक आरोप वापस नहीं हुए, आज दिन तक इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ और संविधान की शपथ ली हुए मंत्रियों ने। मैं तो 2 का किस्सा बता रहा हूं आपको, तो आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री हैं जिन्होंने बनाया दिया, आप लोगों ने चलाए हैं, दिखाए हैं। तो ये मलाईदार मालदार इनकी विवेचना है। मुद्दा ये है कि ये जो मंत्री बने हैं ये काम अपने विभाग का कैसा करते हैं, जनता के लिए इनकी डिलीवरी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, इनकी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसा है, इनका नवाचार कैसा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दृष्टि से जो बात मुख्यमंत्री जी ने कही, ये विभाग क्या कर रहे हैं, इस पर हो बात तो जनता के लिए भी फायदेमंद है और सरकार के कटघरे में आपको खड़ा करने के लिए विपक्ष की भूमिका भी जो संवैधानिक तौर पर है। लेकिन एक उनका रटा रटाया सा भाषण है जिसका कोई बात तो जनता में तो कम से कम नहीं बचा है। अग्रवाल साहब, एक जो आपने कहा कि वाकई में जब से सरकार बनी है अब की बार, वैसे पिछली बार भी 3 टर्म बीजेपी की सरकार रही, शानदार कार्यकाल रहा, उसकी उपलब्धियां बार बार गिनाई बताई जाती हैं, लेकिन अब की बार का जो टर्म रहा, जिस तरह से सरकार बनी, जिस तरह से सिंधिया जी उनके समर्थक आए, एक प्रश्न ये भी खड़ा किया है, बीजेपी के नेता रहे जो अब कांग्रेस में चले गए और अब वो यहाँ से कहते हैं कि ये वरदान साबित हो रहे हैं या बोझ साबित हो रहे हैं। लगातार उनका बढ़ता हुआ कद, फैसलों पर दिखता हुआ प्रभाव, इस पर एक नहीं कई टिप्पणियां हैं। अजय विश्नोई साहब की चिंता ले लें आप, या ग्वालियर जाने वाले नेताओं का कहां जाकर माथा टेकना, फूल अर्पित करना, इसको लेकर आप टिप्पणियां ले लें। ये भी तो पहली बार हो रहा है, ये भी तो नया हो रहा है। 2 प्रकार की टिप्पणियां हैं, मुझे लगता है वो देखना समझना भी पड़ेगा। लेकिन तमाम टिप्पणियों में भारतीय जनता पार्टी को, रीति नीति को, भाजपा के नेता शिवराज सिंह चौहान जी को या नरेंद्र मोदी जी को, अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को या मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा जी को, किसी की खिलाफत किसी ने की क्या? किसी के विरोध में कोई खड़ा देखा क्या? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। और लक्ष्मीबाई जी की समाधि पर पुष्पांजलि करने को आप विवादित क्यों मानते हो जी? नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं को लेकर चिंता व्यक्त की विश्नोई साहब ने, लगातार उसको लेकर के भी विरोध दर्शाया है। महाकौशल की उपेक्षा का जिक्र उन्होंने किया है। राजनीति को छोड़ दीजिए, लेकिन जो लक्ष्मीबाई जी की समाधि पर पुष्पांजलि को विवादित मानता है, मैं उस मानसिकता को विवादित मानता हूं। लेकिन ऐसा करने वाले नेता भी उन्होंने बीजेपी में नए मंत्रियों को ही पाया है और वो आपके अब सदस्य बन चुके हैं। चलिए, राजनीतिक विश्लेषक गिरजा शंकर जी भी हमारे साथ में। गिरजा शंकर जी, भारतीय राजनीति में तो बहुत सारे दौर अलग अलग आपने देखे, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में ये जो दौर चल रहा है, इसमें बहुत कुछ पहली बार होना बताया जा रहा है। हालांकि पहले भी कुछ उदाहरण अलग अलग प्रदेशों में हैं, लेकिन बहुत कुछ यहाँ भी पहली बार हो रहा है। वरदान साबित होंगे, बोझ साबित होंगे, इसको लेकर भी चर्चा है और इस मलाईदार शब्द को लेकर के भी भरपूर राजनीति और एक दूसरे पर आरोप है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में आना अपने 22 विधायकों के साथ में एक बड़ी घटना है और जाहिर है कि पूरी बीजेपी का पूरा नेतृत्व सिंधिया जी के इस कदम से कहीं न कहीं अपने आप को उपकृत जैसा पा रही है। आप सोचिए कि 15 महीने तक बीजेपी के तमाम नेता चुटकी बजाकर सरकार गिराने की बात करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ वो सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद हुआ। तो जाहिर है कि ऐसी स्थिति में जो सरकार बनी है बीजेपी की, वो सिंधिया की बदौलत बनी है। तो आज के जो राजनीतिक परिदृश्य है, जिसमें मंत्रिमंडल भी बनना है, विभागों का बंटना है और चुनाव प्रचार की जो स्थितियां हैं, इन सब में आपको सिंधिया जी का प्रभाव देखने को मिलेगा। और वो कल आपने देखा होगा कि हाटपिपलिया और आगरमालवा में जब मुख्यमंत्री गए कार्यक्रम में, तो उनके साथ बराबरी के स्तर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, बीजेपी का कोई और नेता नहीं था। अब चूंकि वो बीजेपी में आ गए हैं तो उनकी अलग आइडेंटिटी जो है वो धीरे धीरे खत्म होगी। अभी उसमें वक्त लगेगा।
तो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई दूसरी पार्टी का नेता है, अब वो बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं, बीजेपी के राज्यसभा मेंबर हैं, तो बीजेपी के एक बड़े नेता के रूप में यदि प्रदेश की राजनीति में उनकी उपस्थिति होती है तो बीजेपी के अंदर कुछ हलकों में असंतोष या नाराजगी दिखना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन ये नाराजगी कितना रहती है ये देखना होगा। दूसरी बात यह है कि जहां तक आपने कहा वरदान है या बोझ है, तो जाहिर है कि अभी के हाल में तो उनको बीजेपी अपना वरदान ही मानेगी। वरदान इसलिए कि उन्हीं की बदौलत कांग्रेस की सरकार गिरी और बीजेपी की सरकार आई, तो आज तो उनको बोझ मानने जैसा कुछ है नहीं। और जो पार्टी के नेता उनको बोझ के रूप में ले रहे हैं, उनको भी मैं समझता हूं कि धीरे धीरे अपनी सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो तथ्य, ये जो सच्चाई है कि सिंधिया बीजेपी में आ गए हैं अपने 22 समर्थकों के साथ, जो एक्स एमएलए हैं, और उनकी बदौलत बीजेपी की सरकार बनी है, इस तथ्य को कोई भी इंकार नहीं कर सकता। तो जो नेता बीजेपी के अंदर कहीं थोड़े असंतुष्ट दिख रहे हैं, उनको रियलाइज करना होगा कि ये जो वास्तविकता है, ये वास्तविकता अच्छी है या बुरी है ये अलग बात है, लेकिन ये वास्तविकता है और इस वास्तविकता को स्वीकार सभी को करना होगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेकर के एक सवाल के साथ लौटेंगे कि इस परिवर्तन का, इन टर्म्स का, पार्टियों की अपनी अपनी चिंताओं का, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जनता के हित की तरफ कौन ज्यादा काम करता नजर आ रहा है? क्या उस तरफ भी कोई प्रयास है या सिर्फ अपनी चिंता, अपनी पार्टी में बदलते ट्रेंड्स की चिंता, इसी पर ये ट्वीट्स हो रहे हैं? कुणाल चौधरी साहब, एक सीधा सवाल ये कि किसी भी पार्टी में किसी नेता का अपने समर्थकों के साथ जाना, ये पहले भी होता रहा है, अभी भी हुआ है। इसके लिए उपचुनाव होंगे, उपचुनाव से तय होगा सरकार का भविष्य क्या होगा। लेकिन इन सब के बीच में जो दोनों पार्टियों में आपस में जो ये बयानबाजी चल रही है मलाईदार पद को लेकर, विभागों को लेकर, लगता नहीं कि कल अगर आप भी सरकार बनाएंगे तो इस तरह की टर्म्स जो हैं वो किसी भी सरकार के लिए, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के लिए हानिकारक होंगी? क्या इमेज जनता के बीच में इसमें जा रही है? कि पहली बात तो मैं, आपने बड़ी अच्छी बात अभी इस ब्रेक पे जाने से पहले कही, मैं आईबीसी को धन्यवाद दूंगा। आज दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि इतने दिन बाद मंत्रिमंडल बनता है, उनको पोर्टफोलियो मिलते हैं और आज तक कोई मंत्री या मुख्यमंत्री ये चर्चा नहीं करता है कि हम मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए क्या करेंगे। जो बेरोजगारी दर 4% पे आई थी वो 27 पर 28 पे पहुंच गई, उसका हम क्या करेंगे, कैसे मजदूरों की व्यवस्था करेंगे, कैसे गरीब को हम राहत देंगे, कैसे मध्यम वर्ग को राहत देंगे। जो बिजली के बिल इंदिरा गृह ज्योति में 100 रुपए आते थे वो 5-5 हजार पहुंच गए, उसके लिए हमने क्या करेंगे, ना तो इसके ऊपर कोई चर्चा करी। सिर्फ झूठ और फरेब की राजनीति करके जनता के साथ कैसे झूठ बोला जाए, ये शब्द हमारे नहीं। ये अभी बात कर रहे थे कि इन्होंने कहा कि गोपाल भार्गव जी का ट्वीट है स्पेशल, इस पे और किसी का नहीं, वरिष्ठ नेता है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। यहाँ पे अजय विष्णोई जी ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने पूछा है कि आप कांग्रेस को जवाब मत दो, जनता को मत जवाब दो, पर बीजेपी के कार्यकर्ता को जवाब दो, या जो अनुशासन का और सिद्धांतों का पाठ पढ़ाया था उस पाठ को उल्टा पढ़ना। थोड़ा ये क्या है कि उस ट्वीट को ढंग से पढ़ नहीं पाए होंगे, तो मैं इनको बता दूं उसकी ट्वीट के अंदर क्या लिखा था। मध्य प्रदेश की जनता और जनमानस भी जानना चाहता है कि इस लोकतंत्र की हत्या के पीछे ये 14 लोग जो अभी जनतंत्र से चुने हुए भी नहीं है, यहाँ पे क्या काबिल लोगों की कमी थी भारतीय जनता पार्टी में जो ये काबिल इनको लिया गया, जो विधानसभा के अंदर विधायक नहीं है, और क्या चिंतन, क्या मनन हुआ। और स्पष्ट रूप से ये शब्दावली आज तक नहीं थी, पर जिस तरीके से कत्लेआम मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का किया गया, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता का जो जनादेश था उसे खरीद फरोख्त करके धन बल और बाहुबल माफिया का जो है उसके माध्यम से इसे खत्म करने का काम करा गया, तब ये टर्म्स आई है। नहीं, पर वो ये भी कह रहे हैं ना कुणाल जी, वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो नयापन है ये क्या नए लोगों के आने की वजह से है? क्या आप ये बात स्वीकार करते हैं कि पहले वो आपके साथी थे, अब वहां चले गए, इस वजह से वो सब जो पहले आरोप आप पर लगाते थे वो अब वहां हो रहा है? आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं, लोकतंत्र में जनता जनादेश देती है, 5 साल बाद फिर आपकी परीक्षा होती है। जनता अगर आप खराब काम करते हैं जनता घर बेचती है, रखती है। पर जिस प्रकार से लोकतंत्र की में अंदर खरीद फरोख्त जैसी चीजें शुरू हुई है और ये इसका जीता जागता उदाहरण है। क्या बात है कि एक विधायक परसों जाता है उसको सीधे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दी। ठीक है, हर बात पे सवाल तो खैर उठाने वाले बीजेपी के अंदर ही हैं। इस साथ देव साथ ले वाला ट्वीट भी विष्णु साहब का है। ठीक है, आप कह रहे हैं उत्तर भी ले लो क्योंकि वक्त तो बड़ा लिमिटेड रहता है। अग्रवाल साहब उत्तर देंगे। देखिए 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक बात तो यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस में रहते हुए 370 हटाने का, 35 से हटाने का स्वागत
समर्थन किया या नहीं किया, 3 तलाक के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ थे या नहीं थे, आपातकाल के विरोध में लगातार बोले या नहीं बोले। बीच में मत बोलो कुणाल जी, बीच में मत बोलो, सुन लो। और नागरिकता संशोधन कानून के मामले में कांग्रेस में रहते हुए, कांग्रेस में वैचारिक मुद्दों पर कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कटघरे में खड़ा किया कांग्रेस को, राहुल जी को, गांधी जी को और सोनिया जी को, प्रियंका जी को, और चौकीदार उन्होंने समर्थन किया मोदी सरकार का। तो विचारधारा के मुद्दे, और विचारधारा के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जितनी आग्रही रही है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। भड़बड़ाओ मत, चुप रहो कुणाल जी, सुन लो, सुन लो। और संविधान की हत्या जेब का संविधान है राहुल गांधी जी की, राहुल प्रियंका जी के। संविधान देश का है और संविधान का संरक्षण करने के लिए तमाम प्रकार की संविधान में ही संस्थाएं बनी हुई है। ये कांग्रेस के जेबी संविधान नहीं है। कांग्रेस ट्वीट के जवाब संविधान की हत्या हो जाती है, लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। सरकार संवैधानिक प्रावधानों से बनी है। महामहिम ने मंत्रियों को शपथ दिलाई है। अरे आपसे पूछेंगे कि राहुल गांधी जी से पूछेंगे किसी मंत्री बनाए किसी नहीं बनाए, आप चिंता संविधान के दायरे से जो प्रावधान है उसके तहत बने हैं। लेकिन भड़बड़ाहट, बौखलाहट है। एक छोटा सा सवाल, रजनीश जी, ये सारी चिंताएं व्यक्त करने वाले ट्वीट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लीडर्स के हैं जो प्रदेश में पार्टी को कहां से कहां ले गए, कितने वर्ष, 4-4 दशक तक जिन नेताओं ने दिए, 8-8 चुनाव जीते। अगर वो ये चिंता व्यक्त करें, मतलब वो मानते हैं कि पार्टी में जो नयापन है वो पुरानी चीजों को रिप्लेस कर रहा है और कहीं ये उनको खटक भी रहा है, तब तो वो इस बात को उठा रहे हैं, वरना पार्टी के फोरम में अंदर कह देते। मैंने आपसे बहुत स्पष्ट कहा और आपको अगर स्पष्टता नहीं हो रही है, उस बातों को 2 बार मैंने बहुत स्पष्ट बोला। वैचारिक मुद्दों को बोला है, विकास और सुशासन के मुद्दों पर बोला है, भाजपा की कार्य पद्धति को बोला है। और मैं फिर दोहराता हूं, आप इसका जैसा विश्लेषण करना है करते रहिए कि अजय विश्नोई जी, जयवान सिंह पवैया जी और तमाम सारे भाजपा के नेता एक और नेक भाव से भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति, विचारधारा और नेतृत्व के साथ अडिग हैं, अटल हैं, खड़े। ठीक है, चलिए, लेकिन क्या वो पद्धति अब बदली नहीं है? गिरजा शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी को लगता है उसमें कुछ बदला नहीं, लेकिन ये जो बदलाव है, परिवर्तन है, उनके वरिष्ठ नेता स्वयं इसे देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, खुलकर इस पर बात करने लगे, ट्वीट करने लगे। अब इसे आप उनका गुस्सा कहें, उनकी विवशता कहें, उनका अनुशासन में रहते हुए बात करने का तरीका कहें, लेकिन बदलाव तो हुआ है। नहीं, बदलाव बहुत हुआ है। दरअसल देखिए कि इस तरह जिस तरह सरकार बनी है, ये निर्णय देखिए, इसमें दिक्कत बीजेपी की ये है कि ये पूरा का पूरा निर्णय जो हाईकमांड के स्तर पर लिया गया और उसमें जो नेता अपना असंतोष व्यक्त कर रहे हैं या और भी ऐसे नेता हैं, उनको उस तरह से विश्वास में नहीं लिया गया। दरअसल होना यह था कि जो निर्णय हाईकमांड के स्तर पर हुआ है वो उसको जो प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, दूसरे और लोग हैं, उन तक वो बात पहुंचाने की जरूरत थी, जिससे उनको समझाया जा सके कि ये बीजेपी के लिए क्यों जरूरी था। आपको याद होगा कि देवास के एक सभा में मुख्यमंत्री का एक वीडियो आया था जिसमें वो ये कहते हुए बताए गए थे कि सरकार बनाने के लिए यह कदम जरूरी था। तो ये बात जो है वो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि जिन नेताओं में ये असंतोष या नाराजगी या कुछ इस तरह की स्थितियां हैं, उनसे संवाद करके, उनके साथ बात करके वो समझाने की जरूरत है कि जो नए हालात बीजेपी के बने हैं, जिसको जो बीजेपी का कंपल्शन कह सकते हैं हम, उन कंपल्शंस को उन नेताओं के साथ शेयर करने की जरूरत है, जिसमें कि वो समझ सकें कि सरकार बनाने के लिए इस तरह के राजनीतिक समीकरण बनाना वो किस तरह भाजपा की मजबूरी थी, वो समझाना जरूरी है। और जहां तक सवाल अभी सिंधिया जी के आने के बाद के जो हालात हैं, अभी मुझे लगता है कि जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं तब तक ये उठापटक चलती रहेगी। बाई इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद थोड़ा सेटल होते हुए दिखेगा। कांग्रेस का अपना विलाप है, वो चलता रहेगा कि लोकतंत्र गला घोटा, खरीदा बिक्री किया, वो विलाप भी चलता रहेगा। और बीजेपी को लेकिन क्या तब तक ये जो कॉन्फिडेंस में नहीं लेना बता रहे हैं सर आप, गिरजा जी, जो आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेना बता रहे हैं, क्या ये तब तक एक बड़ा डैमेज नहीं कर जाएगा? इस बात को लेकर जो चिंता व्यक्त करने वाले नेता हैं, क्या वो कोरी चिंता है, कोरा उनका गुस्सा है जो अचानक से शांत हो जाएगा उपचुनाव के बाद? ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया, समय थोड़ा लिमिटेड था, धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में आने के लिए। मुझे लगता है कि ये